सिनेमाया के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो मोहब्बत की बातें करते हैं, शदाई होने का दावा करते हैं, परस्तार खुद को कहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं कि मोहब्बत कैसे की जाती है या मोहब्बत का इजहार किस तरह किया जाता है। जब से ये एआई आया है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब से इसने सच्चाइयों पर इतने पर्दे डाल दिए कि जितने पर्दे शायद अल्लाह और मूसा के दरमियान भी नहीं थे। किसी भी बात की तह तक पहुंचना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। झूठ इस तरह से परोसा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सच्चाई मनो मिट्टी तले दफन हो चुकी है। एंटरटेनमेंट के नाम पे ये जो तमाशे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके वी हैव टू पे फॉर दिस। ये तमाशे बहुत ही महंगे पड़ने वाले हैं, क्योंकि इन तमाशों की आड़ में जो सच्चाई है, जो हिस्ट्री है, उससे दबाया जा रहा है। आज का ये पोस्ट इसी विषय पे है और मैं थोड़ा गुस्से में हूँ, नाराज़ हूँ उन लोगों से जो मोहब्बत के नाम पे, परस्तार होने के नाम पे तमाशे कर रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं। बहरहाल, आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, जहाँ मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा। एक पिक्टोरियल ऑडियो मेरी निगाह से गुजरा। ये रफ़ी साहब के हवाले से बनाया गया है और रफ़ी साहब की शख्सियत पे जिस तरह से उनकी अज़मत को बट्टा लगाया गया है, क्या कहूँ मैं। आइए खुद सुनिए उस ऑडियो को, उसके बाद मुझे यकीन है कि या तो आप इसे दीवाने की बढ़ समझकर दरगुजर कर देंगे, और अगर रफ़ी साहब की अज़मत का ख्याल आया तो शायद नीचे झुककर अपने जूते तलाश करें। बहरहाल, चलते हैं वीडियो की तरफ। रफ़ी साहब के लाखों करोड़ों परस्तारों में जो कि सारी दुनिया में फैले हुए हैं, हल्द्वानी में भी एक साहब हैं। इनका नाम है सलीम अहमद विकी साहब। खैर से ख़ुद को सिंगर कहते हैं और बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग भी रखते हैं। देखने में बड़े माकूल से आदमी हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से वो रफ़ी साहब के नग़मों पे अपने होंठ हिलाते हैं, लिप सिंक करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इसमें हम समझ सकते हैं कि ये उनकी मोहब्बत का एक नजराना है जो वो इस तरह से पेश करते हैं। हालांकि रफ़ी साहब के गीतों पे अपने होंठ मिलाना ये भी एक बचपना लगता है। एनीवे, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है कि चलो ठीक है, फॉर एंटरटेनमेंट हम सलीम साहब को इस तरह से रफ़ी साहब के गीतों पे होंठ हिलाते हुए देख लेंगे। पर एक ऐसी चीज़ सामने आई कि जिसने मुझे गुस्से से भर दिया, और वो ये था कि उनका एक पोस्ट आया सलीम अहमद विकी साहब का, जो कि हल्द्वानी के रहने वाले हैं, जिसमें उन्होंने पहले एक डिस्क्लेमर लगा दिया है कि आपकी दिलबस्तगी के लिए ग्रॉक के माध्यम से ये एक काल्पनिक पोस्ट है, एक काल्पनिक वीडियो है, लेकिन कल्पना की उड़ान में इतने आगे निकल जाना कि आप अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं, ये कैसी बात है। बहरकैफ, मैं आपके सामने वो ऑडियो पेश कर रहा हूं। मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, आप उस ऑडियो को सुन लीजिए। सुनने के बाद आप खुद फैसला करें कि ये जो एक सिलसिला शुरू हो गया है, यह सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा या कहाँ जाकर ख़त्म होगा। ये सिलसिला उसी वक्त ख़त्म हो सकता है कि जब हम जैसे, आप जैसे परस्तार रफ़ी साहब के तो हैं, लेकिन
हर फनकार के प्रस्तार, फनकारी के प्रस्तार, सच्चाइयों के प्रस्तार, जो आज भी अपने रूट से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने सच्चाई के रूट को नहीं छोड़ा है, वो जड़ जिनसे हम जुड़े हुए हैं, ये इस बात का तकाजा करती है कि हम समाज के एक शरीफ और ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से सच्चाइयों को बचा कर रखें, बना कर रखें। तफरीह के नाम पे आप कुछ भी करें, ये बड़ा ही भद्दा मजाक है, सुनने वालों के साथ भी और देखने वालों के साथ भी। एनीवे, आइए सुनते हैं उस काल्पनिक पिक्टोरियल ऑडियो को। तस्वीरें भी देखिएगा, मैंने बीच बीच में 2-1 तस्वीरें भी डाल दी हैं इंडिकेटिवली। ज़रा देखिए कि जो तस्वीरें दिखाई गई हैं ये क्या रफ़ी साहब से मुमासलत रखती हैं, और रफ़ी साहब को यूट्यूबर बना दिया गया है, रफ़ी साहब को नरेंद्र मोदी जी के आमने सामने खड़ा कर दिया गया है, और न जाने क्या क्या अनाप शनाप, भारत रत्न भी दिलवा दिया गया काल्पनिक तरीक़ों से। आइए सुनते हैं उस ऑडियो को। एक साधारण शाम थी। मोहम्मद रफ़ी साहब अपने छोटे से स्टूडियो में बैठे थे, जहां उनकी पुरानी माइक और एक सादा सा टेप रिकॉर्डर उनकी दुनिया का हिस्सा थे। उनकी आवाज़, जो कभी लाखों दिलों को छूती थी, अब भी उतनी ही मखमली थी। उम्र के साथ उनके चेहरे पर झुर्रियां बढ़ गई थीं, लेकिन आंखों में वही चमक थी, संगीत के प्रति प्यार और लोगों को खुशी देने की तमन्ना। आजकल वो यूट्यूब पर गाने रिकॉर्ड करते थे, नई पीढ़ी के लिए दिल का हाल सुने दिलवाला या चांदनी रात में जैसे गीत गाते और देखते कि कैसे उनकी आवाज़ दुनिया भर में फैल रही थी। उन्हें पुरस्कारों की भूख नहीं थी। उनका कहना था, अगर मेरी आवाज़ से किसी का दिन बेहतर हो जाए तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन उनके प्रशंसकों का दिल कुछ और कहता था। सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स और यूट्यूब पर, उनके फैंस की एक लहर उठ रही थी। #भारत रत्न फॉर रफ़ी साहब ट्रेंड करने लगा। युवा, बुजुर्ग, हर कोई कह रहा था, रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से देश को एक सूत्र में बांधा, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। उनकी सादगी और बेपनाह प्रतिभा की कहानियां वायरल हो रही थीं। कोई लिखता, मेरे दादाजी रफ़ी साहब के गाने सुनकर रो पड़ते थे, तो कोई कहता, उनकी आवाज़ में सुकून है जो आज की भागदौड़ में कहीं नहीं मिलता। रफ़ी साहब को इन बातों की भनक थी, लेकिन वो हंसकर टाल देते। उनकी पत्नी बिल्किस, जो हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी, एक दिन बोली, रफ़ी, लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, ये देखो, ये पुरस्कार तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए है। उनके प्यार का जवाब है। रफ़ी साहब चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की नमी थी। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी ये बात पहुंची। एक दिन कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, रफ़ी साहब की आवाज ने न सिर्फ संगीत को बल्कि देश की भावनाओं को भी समृद्ध किया। उनकी सादगी और कला को सम्मान देना हमारा फर्ज है। फैसला हो गया, मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। जब ये खबर रफ़ी साहब तक पहुंची, वो हैरान रह गए। उन्होंने फोन रखा और बिल्किस से कहा, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था, क्या मैं इसके लायक हूँ? बिल्किस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं तो कौन? पुरस्कार समारोह का दिन आया। राष्ट्रपति भवन में भव्य आयोजन था। रफ़ी साहब सादे कुर्ते पायजामे में बिल्किस के साथ स्टेज पर पहुंचे। सामने हजारों लोग थे और स्क्रीन पर लाखों प्रशंसक लाइव देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच संभाला। उन्होंने कहा, रफ़ी साहब, आपने अपनी आवाज से हर दिल को जोड़ा। ये पुरस्कार नहीं, देश का प्यार है जो आपके सामने है। फिर अपने हाथों से भारत रत्न का मेडल रफ़ी साहब को सौंपा। रफ़ी साहब की आंखें भर आईं। वो माइक के पास गए और कांपती आवाज में बोले, मैंने सिर्फ गाया, लेकिन आप सबने मुझे जिया। ये सम्मान मेरा नहीं, मेरे उन तमाम चाहने वालों का है जिन्होंने मेरी आवाज को अपने दिल में जगह दी। तभी भीड़ से आवाज आई, रफ़ी साहब, एक गाना हो जाए। वो हंसे और धीरे से तेरे मेरे सपने गुनगुनाने लगे। पूरा हॉल उनकी आवाज में डूब गया। बिल्किस स्टेज पर उनके पास खड़ी थी, उनकी आंखों में गर्व था। समारोह के बाद जब रफ़ी साहब प्रशंसकों के बीच गए, लोग चिल्ला रहे थे, रफ़ी साहब जिंदाबाद। एक युवा लड़की ने कहा, आपकी आवाज ने मेरे पापा को उनकी माँ की याद दिलाई। आज वो खुश हैं कि आपको ये सम्मान मिला। रफ़ी साहब ने उसकी ओर देखा, हाथ जोड़ा और कहा, बेटी, तुम सब मेरे लिए भारत रत्न हो। उस रात घर लौटकर रफ़ी साहब ने मेडल को टेबल पर रखा और बिल्किस से कहा, पुरस्कार अच्छा है, लेकिन लोगों का प्यार उससे भी बड़ा है। फिर वो अपने स्टूडियो में गए, माइक ऑन किया और एक नया गाना रिकॉर्ड करने लगे अपने फैंस के लिए, बिना किसी इनाम की चाह के, सिर्फ उनकी खुशी के लिए। दोस्तों, कोई भी इन्वेंशन, कोई भी टेक्निक, ये हमारे भलाई के लिए होता है। ये और बात है कि हर टेक्निक के या हर इन्वेंशन के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन ये हमारी, कहना चाहिए कि बदकिस्मती है कि लोग उस बुरे पहलू की तरफ तो ज़्यादा जाते हैं,
उस नेगेटिविटी की तरफ तो ज़्यादा जाते हैं, लेकिन उसके जो मस्बत पहलू हैं उसकी तरफ नज़रें नहीं डालते। अब देखा आपने इस ऑडियो में भी किस तरह से रफ़ी साहब के बारे में अनाप शनाप बातें की गई हैं। अब हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस ऑडियो को सुनने के बाद, क्योंकि इन्होंने जो डिस्क्लेमर दिया है या टाइटल लगाया वो तो बात की बात है, उस पर लोगों की निगाहें कम जाएंगी, लेकिन रफ़ी साहब को भारत रत्न मिल गया है। रफ़ी साहब को मोदी साहब ने अपने हाथों से भारत रत्न दिया है, और रफ़ी साहब का एक छोटा सा रिकॉर्डिंग रूम है जहाँ पे वो यूट्यूब के लिए नगमे, मीन्स मैं बता नहीं सकता कि इस ऑडियो को सुनने के बाद और इस पिक्टोरियल इस पोस्ट को देखने के बाद बयान करने से कासिर हूँ मैं। इससे पहले भी एक साहब ने इस तरह की हरकत की थी कि रफ़ी साहब की शक्ल को बड़ा अजीब सा बना दिया था एआई के माध्यम से, और किसी ने उन्हें लाली लगा दी है, किसी ने गालों पे रोज लगा दिया है, किसी ने बालों का स्टाइल बदल दिया है, किसी ने उन्हें उनके लिबास को बिल्कुल, जो शायद वो रहते तो पहनना कभी पसंद नहीं करते, उस तरह के लिबास में दिखा रहे हैं वो। तो मैंने एक बात कही थी और बड़ी सख्ती के साथ कही थी कि अगर आप लोगों को इस टेक्नोलॉजी का तजर्बा करना ही है तो रफ़ी साहब पे क्यों करते हैं? अपने घर के लोगों पे, अपने वालिद पे, अपने दादा जान पे, इन लोगों पे क्यों नहीं करते? उन पे भी करना चाहिए। तफरीह का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दें। ये वो लोग हैं जिन पे हमारी संगीत का जो एक धरोहर, इसे कह लीजिए आप, एक बुनियाद टिकी है, ये बुनियादी लोग हैं। और यूँ समझ लीजिए कि इन लोगों के बारे में कुछ कहना, ख्वाह वो रफ़ी साहब हों या किशोर कुमार जी हों या सैगल साहब हों या लता जी, आशा जी हों, ये वो फनकार हैं कि जिन्होंने हमारी हिंदुस्तानी संगीत को एक ऐसी बुलंदी अता की है कि जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता। और इतने अजीम लोगों के लिए, जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी संगीत की सेवा में बिता दिया, महज तफरीह के नाम पे इस तरह की उलझुल हरकतें कहाँ तक सीख देती हैं। आज रफ़ी साहब के बारे में ये आया है, कल किसी गुलकारा के बारे में आप उनका मुआशका करवाइएगा, उनकी शादी करवाइएगा। मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, क्योंकि आज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है। तो चलिए आज अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, इस ऑडियो को सुन लीजिए और आप ही लोग फैसला कीजिए। कमेंट में बताइए कि क्या ये जो रविश चल निकली है, ये रविश काबिल कबूल है या नहीं है। मुझे आप लोगों के कमेंट्स चाहिए, क्योंकि ये आप ही लोग हैं कि ऐसी चीज़ों को रिजेक्शन के बाद इस सिलसिले को रोका जा सकता है। क्योंकि मैंने देखा कि इस ऑडियो के सोशल मीडिया पे जाते ही हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ गए, और इन्हें तो व्यूअरशिप चाहिए, इन्हें सच्चाई से क्या लेना, लेकिन हमें तो लेना है। हम ऐसे लोगों को इस बात की कत्तन इजाज़त नहीं दे सकते कि वो तारीख़ को या सच्चाई को इस तरह से तोड़ मरोड़ के आज की जनरेशन के सामने या आने वाली जनरेशन के सामने पेश करें। इतना ही कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सबों की खिदमत में एक बार फिर से मेरा सलाम, नमस्कार।